पाठ्यक्रम में था, अभी है। तो और कई जगहों पे हाँ, नहीं और तो है, तो आपने पढ़ा है और भी चीज़ें पढ़ी हैं, तो हमने कहा कि सरवल जी की इसमें शामिल करते हैं। तो जब मैंने ये प्रोग्राम बनाया था तब गांव में थे तो हमने सोचा कि चलो ऐसा समय रखें गांव से आ जाए, लेकिन फिर धीरे धीरे समय चलता गया और आज की तारीख तय हुई, तो आप इसमें शामिल हैं। आपका भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। हमारे साथ एक हमारे बहुत पुराने मित्र और बहुत अच्छी गज़लें लिखते हैं, ओम प्रकाश यति जी हैं। पेशे से तो सिंचाई विभाग में इंजीनियर और तो बहुत बड़े पद पर थे, रिटायर हो चुके हैं और ग्रेटर नोएडा में रहते हैं, बलिया के हैं, बहुत अच्छी गज़लें लिखते हैं। तो हमारे साथ हैं, मैं आपका भी स्वागत करता हूँ। संवाद परिवार के सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूँ और सभी साथी हैं, उनके बगैर काम नहीं चल सकता। संवाद उन्हीं से चल रहा है। हमारे विद्यार्थी और दिल्ली यूनिवर्सिटी के बहुत सारे विद्यार्थी शोधार्थी इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। मैं सभी का यहाँ पर स्वागत करता हूँ और कार्यक्रम आपका भी तहे दिल से स्वागत करता हूँ। तो कार्यक्रम आगे बढ़े। तो दोस्तों, इस शानदार आत्मीय स्वागत के बाद अब जो बातचीत होगी वो बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ किशोर युवा साथी बैठे हुए हैं, किसी न किसी विश्वविद्यालय या महाविद्यालय में पढ़ रहे हैं। उनसे खास तौर पे एक मैं गुजारिश करूँगा, एक बात ये कहना चाहता हूँ कि वक्ता के रूप में जो आमंत्रित हमारे आज के अतिथि हैं, वो केवल यहाँ वक्तव्य जो देंगे वही नहीं। मैं चाहूँगा कि जैसे विनोद तिवारी सर हैं, उनकी पत्रिका और इनकी पुस्तकें, संपादक बैठे हुए हैं शंकर जी, परिकथा का निकालते हैं वो पत्रिका, और उनकी कहानियाँ और चौबे सर बैठे हुए हैं, उनका लेखन, उनके भाषण, बहुत से भाषण वीडियोस हैं। उन सबको अनिता जी बैठी हुई, इतनी महत्वपूर्ण पुस्तकें उन्होंने लिखी। खुदा साहब बैठे हुए हैं, जामिया कोर्सन बैठे हुए हैं। तो आप लोग यहाँ आए हैं तो इन लेखकों की, और ये बहुत महत्वपूर्ण लेखक है। जब आप लोग 50 की उम्र में जाएंगे तो आप लोगों को ये गर्व होगा कि एक ऐसी गोष्ठी में हम लोग थे जिसमें अब्दुल बिस्मिल्लाह साहब के 75वें जन्मदिन को हम लोग सेलिब्रेट कर रहे थे, और वहाँ पे ऐसे ऐसे वक्ता लोग आए। तो उसे पढ़िए भी और जो सुनिए उसे, और उसमें विस्तार कैसे हो सकता है, शुद्ध रूप में बातें कही जाएंगी। इसलिए कह रहा हूँ कि 15 मिनट का जो वक्त दिया जाएगा हम अपने वक्ताओं को देंगे, इसमें ऐसा नहीं कि आपके ये क्लासरूम लेक्चर की तरह सब चीज़ समझा और शुद्ध रूप में। तो आप चाहे तो बिस्मिल्लाह साहब की रचनाओं को समझना चाहते हैं तो इन व्याख्यानों को बहुत ध्यान से सुनिए। कुछ चीज़ें अगर ऐसी लगे उसको नोट भी करिए। मैं तो खुद नोट करने के लिए अपनी डायरी ले आया, क्योंकि ये ऐसा अवसर है जहाँ इतने सारे लोग इकट्ठे हुए एक साथ एक रचनाकार की रचना पर बात करने के लिए, रचनाओं पर बात करने के लिए। तो मैं इस क्रम में सबसे पहले बिस्मिल्लाह साहब की रचनाओं में जो अस्मिताएं हैं, और हमारे बीच अनिता जी अस्मिता विमर्शकार के रूप में उपस्थित हैं, वो बताएंगी कि जो अस्मिता विमर्श है, और लंबे समय से ये बात, ये शब्द हमें सुनाई पड़ रहा है, वो बिस्मिल्लाह साहब की कहानियों, उपन्यासों और उनके रचनाओं में तो कहाँ कहाँ किस रूप में किस रूप में दिखाई देता है, उस पर अनिता। शुक्रिया प्रेम जी। और सबसे पहले तो मैं आपको बधाई दूंगी, और इस मुबारक मौके पे हम लोग उपस्थित हैं। मैं मतलब प्राउड फील कर रही थी आज आपके साथ हैं। 70वां जन्मदिन
दूसरी बात ये है कि मैं संवाद को धन्यवाद दूंगी कि आप लोगों ने मुझे इस इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण अवसर पे आमंत्रित किया। और मैं 2004 में जो एक शोध कर रही थी चिकन जरदोजी वर्कर्स, तो जो बनारस के जो होते हैं, और उसी दौरान मैंने थोड़ा सर्च किया कि भाई क्योंकि मैंने तब आपको पढ़ा नहीं था, सर्च किया गूगल पे और आपका जो उपन्यास था झीली झीली पीली चदरिया आ गया। मैं सर्च कर रही थी कि उनके वर्कर्स की क्या हालत है, वो कैसे रहते हैं, क्योंकि मैं जो शोध मैं कर रही थी उसका विषय यही था। और वो एक फंडिंग एजेंसी थी, उन्होंने मुझे एक कहा कि आप प्लीज़, आप हिंदी के राइटर हो तो आप हमारे ये कर दो। तो उसमें जो उस दौरान मैंने ये झीली झीली पीली चदरिया पढ़ा, और उससे जोड़ करके जो साड़ी वर्कर्स थे, साड़ी जो बुनते थे और जो चिकन का काम करते, चिकनकारी का काम, और अब तो चिकनकारी का काम जो है वो जरदोजी में जो बदल गया, फिर जरदोजी भी खत्म हो गई। जरदोजी मतलब साड़ियों में जो सलमा सितारे गोल्डन वर्क जो करते हैं उसको ये जरदोजी बोलते हैं। तो जो आपकी किताब जब मैंने पढ़ी तो मैं, क्योंकि उस समय शोध कर रही थी, तो मैं बहुत जगह बनारस और मलिहाबाद और मऊ और ये सब जगह गई, और वहाँ मैंने अपने आप से मतलब जा करके जो आपने लिखा वो देखा। एक तरह से घरों में गई, लोगों से बात करी। मेरा जो था वो आर्थिक पक्ष था, तो उसमें हमने जो जैसे कि आपने जो आर्थिक सवाल उठाए, जो आर्थिक शोषण के जो मुद्दे इसमें उठाए वो स्पष्ट थे। तो इस ऐसे मेरा आपसे जुड़ा हुआ। और जब मैंने आपकी किताब पढ़ी तो मैं बहुत ज़्यादा स्तब्ध हुई। मतलब मुझे समझ में, इससे पहले मैंने काफ़ी यशपाल और ये सब, हम लोग कॉलेज में तो पढ़ते ही तरह तरह ग्रामीण राघव ये सब, लेकिन इस तरह की पहली किताब थी जो मेरी निगाह में गुजरी, और जिसमें कि एक वर्किंग क्लास, एक खास तबके के वर्किंग क्लास के ऊपर ये किताब थी। और ये चूँकि ये किताब एक बुनकर समुदाय पर है जो साड़ियाँ बुनते हैं, और उनके जो एक, जिसे हम कहेंगे कि एक कम्युनिटी, एक जो कम्युनिटी है उसके ऊपर है ये। तो ये इस किताब के जरिए, मतलब मैं अपने अगर सबसे जो पसंदीदा किताबों में गिनूँ तो मैला आंचल के बाद मुझे आपकी किताब बहुत पसंद है। मुझे मैला आंचल, तो मैला आंचल में जो स्थानीयता है, जो चीज़ें एकदम जमीन से पकड़ी गई है, वैसे ही झीली झीली पीली चदरिया में। और नाम भी इतना सार्थक है कि आप जो है वो बुन रहे हैं, लेकिन जो जिंदगी को बुन रहे हैं, जिंदगी जो धीरे धीरे खत्म हो रही है। इस किताब का मतलब आप इसमें पॉजिटिव ढूंढने जाएंगे तो पॉजिटिव अगर आप देखेंगे तो पॉजिटिव दूसरे तरीके से आता है कि जिंदगी धीरे धीरे खत्म हो रही है, लेकिन फिर भी धीरे धीरे बढ़ रही है। और वो अपने जो राइट वे एक मूवमेंट चलता है उसको लेकर के इस किताब में आगे मैं इस किताब से थोड़ा और जुड़ी। जब मैंने आपका अभी इन 2-3 दिनों में समर शेषा पढ़ा, तो उठाओ मैं नहीं पढ़ पाई, लेकिन मैंने समर शेषा पढ़ा तो पता नहीं क्यों मुझे पढ़ते पढ़ते ऐसा लगा जैसे कि मैं दलित साहित्य पढ़ रही हूँ। और बिल्कुल जो उसमें सवाल हैं वो कहीं ना कहीं गुथ जाते हैं। मेरे को समर शेष पढ़ते पढ़ते ओम प्रकाश वाल्मीकि याद आ गए, मुझे तुलसीराम जी याद आ गए। जब मैं उनकी जब आपके जो झीली झीली पीली चदरिया में जब पढ़ रही थी, जब उस समय मैं बहुत साल पहले पढ़ा था, तो मुझे उर्मिला पवार की आयदान याद आ गई। वो जो उनकी माँ टोकरी बुनती है, और टोकरी बुनती है, और किस तरीके से दलित महिलाओं का जो जीवन होता है कितना कठिन होता है। उन पे जो मार होती है जाति की, एक तो जाति की यहाँ पर है, दूसरा जो है हम ये कहते हैं कि गरीबी की मार है, और तीसरा पितृसत्ता की मार है। ये जो मार है ये आपके ये दलित साहित्य में भी दिखती है और हमारे अब्दुल बिस्मिल्लाह साहब के साहित्य में भी दिखती है। झीली झीली चदरिया को मैं अगर कहूँ तो एक जैसे कि जो विमर्श थोड़े दिन पहले शुरू हुआ था, जिसका अली अनवर साहब की किताब आई थी पसमानदा समाज पर, बड़ी महत्वपूर्ण किताब थी, और उसमें उन्होंने
पहली बार ये सवाल उठाए कि भारत में जो जाति व्यवस्था है वो किस तरीके से है। ऐसा नहीं कि हिंदू धर्म में ही जाति व्यवस्था है, वो जाति व्यवस्था धीरे धीरे सभी में आ गई है। वो तो ऐसे ही जो मुस्लिम समाज है उसमें भी आ गई है। और वो उन्होंने तो बहुत ही अच्छी किताब लिखी है। अगर हम इन चीज़ों को जोड़ के देखें तो हम समझ सकते हैं कि एक जो समाज है उसकी क्या स्थिति है इस देश में। कल ही जब एक घटना घटी है, आपकी उसके संदर्भ में बात करूँ, कल जो हवाई जहाज में जो घटना घटी है और जो एक मुस्लिम व्यक्ति को चाटा जो मारा गया, अमीर मुस्लिम व्यक्ति के द्वारा, मैं इसको कास्ट का इशू भी मानती हूँ। आइडेंटिटी के साथ एक वर्ग का तो है ही एक अमीर वर्ग है, गरीब वर्ग, लेकिन इसके साथ अस्मिता के सवाल भी जुड़ जाते हैं। ठीक उसी तरह जैसे कि हमारे समाज में लेयर्स हैं कि एक जो है वो हम ये कहेंगे कि जो झीनी झीनी बीनी चंदरिया उसमें जो शोषक हैं वो उनके समाज के लोग हैं, हाजी हैं जो हज करके आए हैं। जो धर्म है वो उस तरीके से, हालांकि लोग ये कहते हैं कि धर्म जो है वो उदार बनाता है, जो लोग कहते थे धार्मिक व्यक्ति ज्यादा मनुष्य होते हैं, लेकिन हम जो देखते हैं कि धार्मिक मनुष्य ज्यादा क्रूर होते हैं। और ये हर जगह आप देखेंगे कि अगर निजी जीवन में भी देखें तो आप देखेंगे जो टीका लगा के घूम रहे होते हैं, बैंकों में होते हैं या कहीं होते हैं, वो ज्यादा उनका वर्क जो है वो अलग होता है। लेकिन जो एक सिंपल साधारण जो इन चीज़ों से दूर रहता है वो ज़्यादा मेहनती मिलेगा। ये जीवन के बिल्कुल ऐसे नॉर्मल। तो जो झीनी बीनी चंदर्स में जो पूरा हाजी दिखाए हैं, तो मुझे लगता है कि ये जो कास्ट है, ये जो वर्ग है, वर्ग से आगे बढ़ के ये एक जाति की तरफ हमें इंडिकेट करता है और हमें बताता है कि बेशक हम मजदूर या उसमें बट जाएं, लेकिन एक जो कड़वी सच्चाई ये है कि हम ये जाति के आधार पर उनको डिस्क्रिमिनेट करते हैं और वो चीज़ें छूटती नहीं हैं। पहले बहुत मुश्किल में पहले लोग नहीं सोच पाते थे कि भाई किस तरीके से जो है ना जो वर्ग की लड़ाई है उसमें जाति को कैसे हम इंक्लूड कर सकते हैं। लेकिन अब जो है वो अब चीज़ें स्पष्ट तौर पे दिखने लगे कि आपकी जो है वो वर्ग की अवधारणा में जाति जो है एक बड़ा रोल करती है और वर्ग की अवधारणा को खंडित भी कर देती है। वो अगर आप चाहें कि अगर हम एक बड़ा वर्ग बना लें, वो नहीं बनेगा। वो महिलाओं के संदर्भ में देखें, हम अगर पिछड़ों के संदर्भ में देखें, हम दलितों के संदर्भ में देखें, या हम कैसे वर्कर्स के में देखें कि उनके बीच में जो जाति है वो उनको एक इकट्ठा नहीं रहने देती। अगर ऐसा होता तो जो हाजी हैं, झीनी बीनी चंदरिया के जो हाजी हैं, जिनके पास जो पावर लूम आ गए हैं, जो अपने ही भाइयों के पेट पर लात मारते हैं, जो उनकी खड्डी को छीन करके पावर लूम में 10 साड़ियाँ बना रहे, एक दिन में 10 साड़ियाँ बना रहे, वो 20 साड़ियाँ बना रहे, और भी पावर लूम लगा 100 साड़ियाँ बना रहे। एक जो मजदूर है, एक जो गरीब है, वो एक दिन में हफ्ते में 15 दिन में एक साड़ी बना पाता है। लेकिन ये पावर लूम आने से, तो ये जो सवाल है कि जो पावर लूम एक तरह से दिखाते हैं कि भाई ये पूंजीपति बन रहा है, लेकिन पूंजीपति के साथ दूसरा है कि गरीब क्यों नहीं पूंजीपति बन गया, जो लोअर क्लास है वो पूंजीपति क्यों नहीं बन पा रहा है, क्योंकि उसके पास वो साधन नहीं है। और साधन क्यों नहीं है? क्योंकि उसे समाज में नीचे धकेला गया। ये एक पूरी चेन है जिसमें हम बात करते हैं। और इसमें जो दिखाया गया, जो हम ये कहते हैं कि अभी 3 तरह से शोषण है, लेकिन एक चौथा जो एक चीज़ निकल के आ रही है वो ये है कि जो कामगार हैं उनके बीच में जो बीमारी है, इस पे कभी चर्चा नहीं होती है कि कामगार के जीवन में जिस तरीके से बीमारियां घुस गई हैं, जैसे कि टीबी का, अगर आप बनारसी साड़ी की बात करें तो जो उसकी जो कट्टी, अगर आप उसकी बनावट देखें तो गड्ढा होता है, उसमें नीचे पैर होते हैं, बिस्मिल्लाह साहब बता पाएंगे कि वो पैर कच्ची होती है और उसमें पैर चलाने होते हैं और वो मिट्टी नम होती है। और दूसरा ये कि जब धागा ऐसे चलता है तो उसके रेशे उठते हैं। तो ये जो एक ये होता है कि एक सीलन भरे माहौल में टीबी होना, ये आपने बहुत दिखाया जी, ये बहुत ही मार्मिक है कि हमारे जो वर्कर्स हैं, जो हमारे लोअर क्लास के, मतलब मैं कहूँगी कि उनको जो हेल्थ से जो इशू होते हैं, उनको जो टीबी होती है या फिर उनके फेफड़ों में पानी भर जाता है या
उनको जो है ना खून की उल्टियाँ होने लगती हैं। इस पर अभी किसी का जो बीमारी चौथा शोषण है आधार है, उस पर अभी किसी का ध्यान नहीं है। हम सिर्फ ये मानते हैं कि पैसा नहीं आया, सुविधाएं नहीं आई, लेकिन हम ये अभी नहीं देख पा रहे कि वो पूरा समुदाय किस तरीके से एनीमिक है, किस तरीके से उसको बीमारियों ने घर कर लिया है, और इसकी वजह से उनके घर में जो है वो प्रोग्रेस नहीं हो पाती, क्योंकि ज़्यादा जो भी वो थोड़ा बहुत कमा पा रहा वो सब बीमारी में है। और ये ज़्यादातर ही हमारे देश की हालत है। तो मुझे लगता है कि जो आपने जो बीनी बीनी चंदेरिया में जो सवाल उठाए हैं कि बड़ी शिद्दत से उठाए, और मुझे लगता है कि ये जो सवाल है ये वही व्यक्ति उठा सकता है जो, जैसे कि आपने बचपन में जो पीड़ा भोगी, और मैं उससे अपने आप को एसोसिएट कर लेती हूँ। मुझे लगता है कि हम लोग का बचपन भी ऐसे ही बीता है, बहुत भूखे रह के, और आपका बचपन भी ऐसे ही बीता है। जो समर शेष है वो उसको उपन्यास कहें, आत्मकथा कहें, जो भी कहें, लेकिन पेट भरने के लिए जो मशक्कत है, जो ताने हैं, जो दुत्कार है, यहाँ पर आपके अपने सजाते रिश्तेदार है। लेकिन दलित साहित्य में अगर हम देखेंगे तो उनको झूठा भोजन खाने के लिए मजबूर किया गया, उनको मरे जानवर खाने के लिए मजबूर किया, उनको चूहे खाने को। अगर आप तुलसीराम जी के आत्मकथा अगर आप कंपैरेटिव करेंगे तो पाएंगे कि सिर्फ नाम बदला है, अब्दुल की जगह तुलसीराम हो सकता है, नजमुनिया की जगह जो है वो उनकी आयदान के जो उर्मिला पवार उनकी माँ हो सकती हैं, या फिर हम इस तरीके से हम देखते हैं। तो मुझे लगता है कि इन सवालों पे जो मैं इनकी जो अब्दुल बिस्मिल्लाह जी की जो संवेदनशीलता है वो बेहद ही ये कहेंगे कि आपने बहुत ज़्यादा गहरे डूब करके देखिए। कोई भी बहुत सारी किताबें आई होंगी चीज़ों पे, वर्कर्स पे बहुत सारी आती हैं, वैचारिक किताबें भी आती हैं, लेकिन एक किताब जो अपने पूरे अनुभव के साथ आती है और सवालों के साथ आती है, जोड़ करके चीज़ें आती हैं कि धर्म का क्या मतलब है, मस्जिद का क्या मतलब है, मस्जिद में कैसे होता है, उनके जो मुल्ला हैं वो ये कैसे बोलते हैं, या उनके जो अपनी कम्युनिटी में जो बिचौलिए हैं वो कैसे व्यवहार करते हैं, या एक दुकानदार जो खोल करके बैठ गया वो कैसे करते हैं, उनकी औरतों की उम्मीदें क्या है, वो औरतें कैसे धीरे धीरे अपने शरीर को गला रही, या उनके श्रम की कीमत क्या है कि अगर एक आदमी साड़ी बुन रहा है तो औरतें छोटे ही काम करेंगी, वो ऐसे रील बनाएंगी, या फिर जो है वो छोटे छोटे काम, महिलाओं को बहुत छोटे छोटे, और उनके कामों की कोई कीमत भी नहीं होती। मतलब वो एक सहयोगी के तौर पे आएंगी, लेकिन एक मुकम्मल एक कारीगर के तौर पे नहीं निकलेंगी। आप देखेंगे कि साड़ी वर्कर्स दिखेंगे, पर साड़ी बनाने वाली महिलाएं बहुत कम होंगी, जो इंडिपेंडेंटली खड्डी चलाती होंगी और साड़ी बिनती होंगी डिजाइन। इसलिए इसमें जो एक जो प्रसंग है बहुत मार्मिक है कि वो हमेशा जो मतीन है वो ये कल्पना करता है कि उसकी बीवी एक साड़ी पहने, एक फूल, मतलब वो मर जाती है, उसको साड़ी नहीं मिलती, इकबाल आगे चल करके लड़ाई को जारी रखता है। तो ये ऐसे जो सवाल हैं, जो आर्थिक सवाल हैं, जो सामाजिक सवाल है, जो हमारे जो निम्न मुस्लिम तबके में जो अंधविश्वास है, जो धर्म का जो कंट्रोल है, या जिस तरीके से जो है वो एक मस्जिदों में दान देने का जो कंपटीशन है, उसी तरीके से सेम हिंदू धर्म में भी है। सेम अगर हम देखें तो थोड़ी बहुत भिन्नताएं हम देख सकते हैं, लेकिन जो मकड़ जाल है वो है। लेकिन एक चीज़ इसमें मैं थोड़ा डिफरेंशिएट करती हूँ कि दलित समाज में अम्बेडकर आए तो उन्होंने बहुत कुछ किया, उनके लिए कुछ संवैधानिक जो था उसमें उन्होंने एक चेतना जगाई। लेकिन जब जैसे कि हमारे एक साथी है अनवर, वो अनवर भाई जो कि एक सिगरेट फैक्ट्री यूनियन मजदूर यूनियन के प्रेसिडेंट थे, अब वो नहीं रहे उनकी, तो वो ये कहते थे कि जो भी इतिहास है वो हमारा नहीं है, वो मुगलों का है, हम उसमें है ही नहीं कहीं, वो हम उसमें है ही नहीं। तो ये जो पसमानदा मुस्लिम है, जो वो ये दलित है, ये जो अपने इतिहास को ढूंढ रहे हैं, ये जो अपने दमन के कारण को ढूंढ रहे हैं, ये जो उसमें जाते हुए घुस करके देख रहे हैं कि आखिर हमने ऐसा किया क्या कि जो हमें इतना दमन सहना पड़ा, और दमन सहते जाना पड़ रहा है। अभी भी कोई ऐसी हालत नहीं है
चाहे वो कल की घटना हो हेलीकॉप्टर की, या किसी ऐसे दलित बच्चे की जिसको मूंछ रखने के लिए मार दिया गया हो, या किसी को घोड़ी चढ़ने के लिए मार दिया गया हो, या ऐसा वो बच्चा जिसने टोपी पहन ली हो, सिर्फ टोपी पहनने ही उसका गुनाह हो गया हो, या उसको एक दाढ़ी रखना ही गुनाह हो गया हो। ये जो अस्मिताएं हैं, जो अस्मिताएं अपने लिए लड़ रही हैं कि हम इंसान हैं, हमें इंसान माना जाए, हमें एक बराबरी का एक मंच दिया जाए, हमें एक गरिमा दी जाए। ये मुझे लगता है कि जो अब्दुल बिस्मिल्लाह जी के सारे साहित्य का जो निचोड़ ये कि हम इंसान हैं, हमें बराबर के अधिकार मिले, एक हम गरिमापूर्ण जीवन जिए, और हम समाज में इक्वल हैं, हमें भागीदारी चाहिए, इक्वल से ज़्यादा भागीदारी की बात वो करते हैं। इस हिसाब से